अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में जी बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो बल्ले के निशान के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। कल तक के लिए, समात सुबह तक के लिए, यानी हफ्ते की सुबह तक के लिए मुलतवी हुई है। तो कल एक्सपेक्टेड है कि हफ्ते को ही फैसला आ जाएगा, क्योंकि अब दिन बाकी नहीं रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन को हतमी जो निशान है लॉट करके छपाई के लिए बैलेट पेपर्स का काम करना है। तो ऐसे में फैसले करने लाजमी होंगे। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं, और फिर उसके बाद जनाब क्या बी प्लान्स हैं ये भी बात करते हैं। टिकट सामने आ चुके हैं, कौन इन हुआ कौन आउट हुआ इस पर भी बात करेंगे। गैलप का एक सर्वे आया है, उसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है, वो भी आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे और उसकी जो बारीक वारदात है आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आ जाते हैं जी सबसे पहले इस बात के ऊपर कि बल्ले के निशान में कुछ तो मैंने आपको समात का अहवाल बता दिया था, लेकिन दो तीन सिर्फ मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूंगी। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क्स थे। एक तो जो उन्होंने ये कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने ये कहा अपने रिमार्क्स में कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आइनी इदारा है, उसके काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो ये फिर एक इशारा है कि अगर उन्होंने कोई फैसला दिया है तो उसके अंदर हम कोई मुदाखलत नहीं करना चाहते। और फिर कुछ एक दो रिमार्क्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर उन्होंने अकबर एस बाबर साहब से भी सवाल किया कि आप खुद ही खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा है। तो थोड़ा कुछ उधर भी मायनी खेज उनके एक दो क्वेश्चंस थे। लेकिन ओवर एंड ऑल जो फ्राइडे का आज हियरिंग का डे था वो पीटीआई के लिए बड़ा टफ था। और उसके बाद बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स की असेसमेंट ये है कि शायद बैट पीटीआई को ना मिले और हो सकता है कि पीटीआई को बैट के बगैर ही इलेक्शन में जाना पड़े। मेरी अपनी भी असेसमेंट वैसे यही है, और मेरी तो असेसमेंट बगैर हियरिंग के भी यही थी। आप मेरा पिछला वीलॉग देख लें जिसमें मैंने ये बात की हुई है। तो बहरहाल जनाब देखते हैं, अल्टीमेटली हो सकता है कोई सरप्राइज ही मिल जाए पीटीआई को इसमें। लेकिन पीटीआई ने भी कुछ ऑल्टरनेट प्लान सोच रखा है, और इस ऑल्टरनेट प्लान में एक तो जनाब तीन पार्टीज हैं छोटी जिनके साथ इत्तेहाद हो सकता है। एक तो जनाब तहरीके इंसाफ मजलिस इवाज़तुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर सकती है, इनका इंतखाबी निशान खैमा है, उसके ऊपर लड़ा जा सकता है इलेक्शन। फिर पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिनके साहबजादा हामिद रजा को ऑलरेडी पीटीआई टिकट भी जारी कर चुकी है, इनका इंतखाबी निशान घोड़ा है, इसके ऊपर भी लड़ा जा सकता है। और फिर शिरानी ग्रुप का भी एक स्ट्रॉन्ग चांस है, वो तो बाकायदा ऑफर भी कर चुके हैं, उनके साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। इनका इंतखाबी निशान अंगूठी है गालिबन, या फिर शायद तस्बीह है, बहरहाल जो भी हो, तो उसके ऊपर उनके साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। तो ऐसी किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद करके उनके निशान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन होल्ड ऑन, अभी इसमें भी एक चीज़ बाकी है, वो ये कि ऑलरेडी पीटीआई टिकट भी जारी कर चुकी है। अभी हतमी तौर पर फहरिस्त नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन अगेन बात वही है कि कल का फैसले का इंतज़ार है पीटीआई को। अब मुझे ये शक है कि पीटीआई को बैट के अलावा भी कोई एक निशान ना मिले और उनके उम्मीदवारों को आज़ाद ही लड़ना पड़े। इस चाल को कामयाब बनाने के लिए ये हो सकता है कि जानबूझकर मामलात को इल्तवा में डाला जाए ताकि टाइम गुजर जाए और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन में जाएं। तो ये एक चाल के तौर पर डिले किया जा सकता है मामला। वैसे तो इस पर मुख्तलिफ जो कानूनी राय हैं वो मौजूद हैं कि अगर कोई बिल्कुल यानी अलॉटमेंट के बाद भी इंतखाबी निशान अलॉट भी हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई इत्तेहाद करता है तो उसके ऊपर बिल्कुल उसका ये राइट है। लेकिन अगेन इसके ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है कि जी बैलेट पेपर्स अब छप चुके हैं या छपाई के लिए दिए जा चुके हैं, तो अब इंतखाबी निशान नहीं बदले जा सकते उम्मीदवारों के। तो जब मकसद ये हो, बेसिकली बदनीयती ये हो कि जी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है और उसको हिस्सा नहीं लेने देना, तो फिर कोई भी तौजी बनाई जा सकती है। और ये हम थ्रू आउट ही देख रहे हैं, वरना हमने पहले तो ये भी नहीं देखा था कभी कि कागजात नामजदगी छीने गए हों, या हमने ये भी नहीं देखा था कि इतनी बड़ी तादाद में रिजेक्ट किए गए हों। फिर हमने ये भी नहीं देखा कि एन इलेक्शन से महीना पहले किसी का आप सिंबल ही ले उड़ें। तो ये सारी चीज़ें ही हमने पहले नहीं देखी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं। तो अगर कानून में इजाज़त हो भी, तो अगर कानून को तोड़ मरोड़ दिया जाए और उसको फिर जूते की नीचे दबा लिया जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अभी भी ये समझती हूँ कि पीटीआई के लिए यहाँ पर भी मुश्किल ख़त्म नहीं हुई है, और अगर वो प्लान बी रखते भी हैं तो उस सूरत में भी उनकी उस प्लान बी के लिए भी अगलों ने कोई ना कोई प्लान तैयार किया होगा। तो बहरहाल जी देखते हैं, अल्टीमेटली इसका फैसला अब हफ्ते के रोज़ आएगा सामने, उसके बाद ही इसके ऊपर डिस्कशन मजीद की जा सकती है। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब ने जो मीडिया टॉक की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी,
और उन्होंने ये बात की कि किस तरीके से एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन में अगर आप उसके निशान से महरूम करके उसको एज ए पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये आप जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी। और ये बड़े बड़े जो अहम सीनियर तज्जियाकार हैं, जो संजीदा तज्जियाकार हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि आप कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे हैं। यानी आपको एक अकबर एस बाबर के हक का ज़्यादा मसला बना हुआ है कि जो उसको उसका हक मिल जाए, वो महरूम ना रह जाए। और जो इधर करोड़ों आवाम है जो पीटीआई को वोट करना चाहती है, जो बैट को वोट करना चाहती है, उसके हकूक़ की आपको कोई परवाह नहीं है। भाई किस किस्म की आप सुप्रीम कोर्ट हैं? तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको हॉन्ट करेंगी, जो आपका पीछा करेंगी और जो इस इलेक्शन को कभी भी एक ऐसा एक्सेप्टेबल इलेक्शन नहीं बनने देंगी कि जो आप चाहते हैं। जो आप हुकूमत बनेगी वो भी एक मुतज़लज़ल और अखलाकी तौर पर एक कमज़ोर हुकूमत होगी, जिसको पता होगा कि वो किस तरीके से धांधले करके और किस तरीके से नो बॉल्स के ऊपर छक्के मारकर जो है वो आने की उन्होंने कोशिश की है, अंपायर्स को साथ मिलाकर फाउल प्ले खेला है। तो ये अखलाकी तौर पर भी ऐसी किसी हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं होगा। और ये जो इतना आपने बंदे को दबाया होगा, इतने वोटर को जो आपने सप्रेस किया होगा, वो आपके ख्याल से क्या उसको उसी तरह लेके बैठा होगा? वो कहीं ना कहीं से वो निकलता रहेगा मसला, वो मसला हल नहीं होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी फ़िलहाल कंसीडर नहीं किया जा रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। बहरहाल जी, वी होप के सेंस प्रिवेल करे और कोई बेहतर चीज़ सामने आए। अब आ जाते हैं कि जी कौन कौन दस्तबरदार हो रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग इस मामले में चीज़ें सामने आ रही हैं। शफकत महमूद साहब पीटीआई के सीनियर वज़ीर रहे और मतलब वज़ीर तालीम भी रहे और उन्होंने भी इलेक्शन में कागजात जमा भी कराए, उनके मंजूर भी हो गए, लेकिन उन्हें पीटीआई ने टिकट नहीं दिया। और वजह बड़ी क्लियर है, पीटीआई की सारे मुश्किल टाइम में शफकत महमूद साहब बिल्कुल गायब रहे हैं, तो उन्हें पीटीआई ने बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया और उसके बाद अल्टीमेटली आज उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए हैं। बल्कि इस हल्के से सलमान अकरम राजा साहब को पीटीआई ने कागज़ टिकट दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चॉइस है। आपको हमेशा से पता है मैं सलमान अकरम राजा साहब की बहुत तारीफ़ करती हूँ। तो शफकत महमूद साहब आउट हो गए, सलमान अकरम राजा साहब इन हो गए हैं। इसके साथ साथ मजीद सब्तैन न्याजी साहब, जो कि बिल्कुल चंद दिन पहले ही आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने भी कागजात विड्रॉ कर लिए हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब को भी किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, ना उनके साथ कोई एडजस्टमेंट हुई, तो फिर उन्होंने भी सोचा कि फारिग ही हो जाते हैं इलेक्शन से, तो उन्होंने भी कागज़ वापस ले लिए हैं। फ़रूख हबीब साहब, तो पीटीआई के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स जिनको एडजस्ट किया गया है, कुछ तो एडजस्ट कर लिए गए, लेकिन बहुत सारे जो बाद में पीटीआई छोड़ी उनको दोनों तरफ से ही मार खानी पड़ी है, जिसको कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो उनकी वो सूरत हाल हुई है जिनमें फ़रूख हबीब भी इस वक्त शामिल हैं। उनके साथ भी न जाने क्या गुजरी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की थी, उसके बावजूद भी उन्हें कहीं एडजस्ट नहीं किया गया, उन्होंने भी अपने कागजात वापस ले लिए हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब और इकबाल चीमा साहब, इन्होंने भी कागज़ जमा कराए थे और इनके एक्सेप्ट भी हो गए थे, लेकिन इनको भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और इन्होंने भी अल्टीमेटली अपने कागज़ वापस ले लिए हैं। तो ये एक बड़ा ऐसा मामला है कि जिस पे मेरा ख्याल था कि शायद इन्हें टिकट मिल जाए, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी देर मुसीबतें भी बर्दाश्त की थी और फिर यानी इन्होंने अभी उसके बाद ये रिलीज़ भी हुए, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी, तो ये पीटीआई के ही सपोर्ट में नज़र आए। लेकिन अभी भी उनको बहरहाल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया, उनको एंटरटेन नहीं किया गया और उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन उनकी तरफ से ग्रेस का मुजाहरा फिर भी किया गया और उन्होंने कहा कि जी हम किसी लालच टिकट के वगैरह की वजह से पार्टी के साथ नहीं थे, हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो ओहदों के लिए नहीं दी, तो हम पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए अपने कागजात वापस लेते हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की तरफ से। इसके साथ साथ जनाब और भी बहुत सारे लोग हैं, मुजम्मिल असलम साहब हैं, उन्होंने भी अपने कागज़ वापस ले लिए हैं और विड्रॉ कर लिए हैं। पीटीआई के बहुत से यंग ऐसे कारकुन जिन्होंने करवाए थे अपने कागजात जमा, उन्होंने भी जो सीनियर क़यादत है उसके अगर मंजूर हो गए कागज़, तो उन्होंने भी अपने कागज़ वापस ले लिए हैं। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब आ जाते हैं कि जो टिकट की तकसीम के ऊपर रौले पड़े हुए हैं,
तो बड़े रौले हैं जी। एक तो सबसे बड़ा रौला जेहलम में पड़ा हुआ है, जहां पर एक गुलाम मुस्तफ़ा कंदवाल साहब एक हैं कैंडिडेट जिनको पीटीआई की तरफ से टिकट जारी किया गया, लेकिन बहुत उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है और बड़ा राइट क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि कहानी ये है कि ये वो शख्सियत हैं जो कुछ दिन पहले पीएमएलएन को इंटरव्यू दे के आए थे टिकट के हुसूल के लिए, और वहां से उन्हें टिकट नहीं मिला और पीटीआई ने उन्हें टिकट जारी कर दिया। मेरा ख्याल है इस मामले के ऊपर तो बाकायदा पीटीआई को कुछ जवाब भी देना चाहिए कि ये हो कैसे गया। यानी एक बंदा जो पीटीआई में 4 दिन पहले शामिल भी नहीं हुआ, पता नहीं कब हुआ या नहीं हुआ, और उसको उठा के आपने टिकट ही दे दिया है। और वहां पर जो एक पोटेंशियल कैंडिडेट था उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी उनको आपने टिकट से महरूम कर दिया। यहाँ पर वैसे तो ये जेहलम का जो पूरा है हल्का, और इसमें जो मुख्तलिफ आते हैं जो इसके हल्के हैं सूबाई भी उसमें, तो ये फवाद चौधरी साहब और उनकी जो फैमिली है वो इस पे बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पर पीटीआई के पास कमज़ोर कैंडिडेट हैं और काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन भी हो रहा है। उसके बाद NA-72 सियालकोट से भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, जहाँ पर गुलाम अब्बास साहब जो हैं उन्होंने लास्ट टाइम भी बड़े क्लोज मार्जिन से जो नशिस्त हारी थी उनकी जगह, और वो मेरा ख्याल है उन्होंने भी काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। उसके बाद अमजद अली बाजवा साहब को यहाँ पर इन किया गया है, तो इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। बहावलपुर से भी ऐसी खबरें हैं और कुछ और पंजाब के मुख्तलिफ हल्के हैं जहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि टिकट ठीक तौर पर तकसीम नहीं हुए, और अब उनके कारकुनान की तरफ से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि टिकट के ऊपर नज़रसानी करें और बेहतर जो लोग हैं उन्हें टिकट दें। बाय एंड लार्ज टिकट मिले हैं, जो सीनियर क़यादत जुड़ी रही उनको भी मिले हैं, और मुख्तलिफ हल्कों से मैं देख रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब का टिकट हुआ है अनाउंस ऑब्वियसली, और सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर खान साहब इनका, और फिर जो बाकी एक रिवायती अगर कोई जीत रहा था उनको टिकट मिलते रहे और मिले हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, इन सबको टिकट मिले हैं। तो कहानी ये है कि कुछ जगहों पे बहरहाल ऐसी कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई को देखना चाहिए। दूसरी तरफ पीएमएलएन में भी इसी किस्म की चीज़ें, लेकिन वहाँ पर एक जो चीज़ देखने में आ रही है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो रहे हैं, जैसे कि दानियाल अजीज़ साहब आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला। दूसरी तरफ हमने देखा कि जनाब जो आयशा रजब साहिबा हैं वो भी आज़ाद हैसियत में लड़ रही हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला। तलाल चौधरी साहब को कुछ लॉलीपॉप दे दिया गया है कि जी आपको सेनेटर बनवा देंगे, तो वो फ़िलहाल फिर मेरा ख्याल है खामोश हो गए हैं। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है नून लीग में, जहाँ पर लाहौर तक के हलकों में उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरा ख्याल है पीएमएलएन के लिए ये कि अपने गढ़ में भी आपको सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। देखिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सीट एडजस्टमेंट आप वहाँ पर करते हैं जहाँ आपको लगता है कि जी हमारा हल्का कमज़ोर है, दूसरे का तगड़ा है, तो चलो भाई तुम वहाँ से जीत जाओ, और हम किसी जगह पर तगड़े हैं तो हम वहाँ पे खड़ा कर लेते हैं, आप वहाँ से दस्तबरदार हो जाओ ताकि वोट डिवाइड ना हो। लेकिन जहाँ आपका गढ़ होता है, जो आपका घर होता है, वो तो आपका सबसे तगड़े हल्के होते हैं, वहाँ तो नहीं आप किसी को एडजस्ट करते। लेकिन पीएमएलएन के आप देख लीजिए कि जब आप सेटलमेंट करके आते हैं, डीलें करके आते हैं, और जब आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे होते हैं, फिर आपको उनकी बात भी सुननी पड़ती है, फिर जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया होता है उनके साथ आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। यही हाल इनका है। ऑन चौधरी साहब कितनी तनकीद इन पे होती रही है, और जो कुछ भी इनके बारे में, और क्या उनका स्टेचर है, कभी काउंसलर की नशिस्त उन्होंने जीती नहीं है, और उनको जनाब पीएमएलएन लाहौर में उनके साथ एडजस्टमेंट कर रही है। फिर आप देख लीजिए अब्दुल अलीम खान साहब के लिए हल्के खाली छोड़ी गए हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि यानी लाहौर के हलकों के अलावा भी कहीं पर जहांगीर खान तरीन साहब के लिए भी एडजस्टमेंट की जा रही है, कहीं पर किसी के लिए। तो मतलब कहने का ये है कि आप ऐसा लग रहा है कि खुद अपनी मर्जी से आप टिकट तक नहीं दे सक रहे हैं, और सूरत हाल ये। तो जब आप टिकट देने के ऊपर ही इतने कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो आप हुकूमत भी बना के कौन से तीर मार लेंगे? तो पहले तो यहाँ पर ही नज़र आता है। लेकिन ये वही बात है कि जब आपके अपने हाथ में कुछ ना हो, आपको नज़र आ रहा हो कि आप खुद तो जीत नहीं सकते हैं, तो जब कंधों पे चढ़ के ही जीतना है, तो फिर जाहिर है जिनके कंधों पे आप चढ़े होते हैं उनकी बात भी फिर माननी पड़ती है आपको। तो ये एडजस्टमेंट आपको इसी बात का सबूत है। सबसे बड़ा जो इसमें सवाल है वो गुलाम सरवर खान साहब का है कि जिन्होंने इतनी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की और सब कुछ, उनको साथ भी आपने एडजस्टमेंट कर ली, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब भी शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में इसको डिफेंड नहीं कर पाए कि मेरे पास, मैं समझता हूँ मैं इसको नहीं डिफेंड कर सकता। तो मतलब ये चीज़ें क्या साबित करती हैं? ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि आपने अपनी खुशी से टिकट नहीं दिया या एडजस्टमेंट नहीं की, बल्कि आपसे करवाई गई। और जाहिर है आपसे क्यों करवाई गई है? जाहिर है जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आते हैं तो फिर ही आप किसी की बात सुनने पर मजबूर होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जनाब एक और चीज़ भी है, वो ये कि
इस वक्त हम देख सकते हैं कि बारीक वारदातें डालते हुए कुछ नए सर्वे करवाए जा रहे हैं। एक तो कुछ उसमें 2-3 एंकर्स काफ़ी मुतहर्रिक हैं जो कि फरमाइशी सर्वे प्रोग्राम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ तंजीमें भी ऐसी हैं जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ कंट्रोवर्शियल किस्म के सर्वे कर रही हैं। मिसाल के तौर पर जी गैलप सर्वे एक आया है और उसमें देखा जा सकता है कि ये बताया जा रहा है कि पंजाब में जो PMLN है उसने अपना वोट रीगेन किया है, जबकि PTI अपनी पहले की पोजीशन से अब पतली पोजीशन में चली गई है। उन्होंने वोट अपने यानी लूज किए हैं। और इसी तरीके से पॉपुलैरिटी में उनका मानना है कि जनाब 53% जो है वो खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जबकि नवाज शरीफ साहब 60% जो है वो पॉपुलर हो गए हैं। तो ये अब आपको आने वाले दिनों में 1-2 मजीद सर्वे शायद ऐसे नजर आए कि जिसमें ये दिखाया जाएगा कि जी PMLN और PTI में बहुत डिफरेंस नहीं रह गया, और बहुत सारे जो आपके अब सहाफ़ी भी हैं, अंसार अब्बासी साहब और दीगर सहाफ़ी, वो भी आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि जनाब PMLN जो है वो एकदम इलेक्शन के करीब आके उनका ग्राफ जो है वो राइज कर गया। मैं ये तो नहीं कहती कि सबके सारे सर्वे गलत होंगे, हो सकता है कुछ इलाकों में वाकई ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत डिफरेंस है। और हर जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी सर्वे कर रहा है उनके सर्वेज बिल्कुल डिफरेंट नताइज बता रहे हैं। अब जो गैलप सर्वे है इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हो कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि PMLN जो है वो गेन कर रही है और उसको कोई 32% लोग हैं जो वोट करना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि जो उनका लीडर है वो 60% मकबूल है। भाई अगर उनका जो लीडर है वो 60% मकबूल है और दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब हैं, तो फिर ये क्या बात है कि ओवरऑल उनकी पार्टी जो है वो पार्टी अभी भी PTI के आगे है और PMLN के पीछे है। भाई अगर आप इमरान खान को पसंद करते हैं तो फिर आप PTI को वोट करेंगे, और अगर आप PMLN को पसंद करते हैं तो फिर आप नवाज शरीफ को वोट करेंगे। लेकिन ये अजीब बात है कि नवाज शरीफ इमरान खान से आगे हैं लेकिन PTI आगे है PMLN से। तो ये एक अजीब सा सर्वे का ट्रेंड है जो मेरी समझ में तो नहीं कम अज़ कम आया, और इसने फिर इस पर सवाल भी उठाए हैं। और दूसरी बात ये है कि एक जानबूझकर भी इस तरह की फिजा ऐसे लगता है कि बनाई जा रही है कि जिसमें लोगों को ये तासुर दिया जाए कि लोग मायूस हों, नहीं निकलें। और क्योंकि ये थ्रू आउट आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग ये बता रहे हैं कि जनाब आप अगर वोटर मायूस हो गया, वो ना निकला, उन्हें पता चल गया बैट भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है, नहीं आने देंगे PTI को, तो उसके बाद जो है लोग नहीं निकलेंगे, और जब नहीं निकलेंगे तो फिर इलेक्शन मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जानबूझकर भी इस तरह की एक फिजा बनाई जा रही है। तो अब देखना ये है, फिर अगेन ये सब कुछ जो मर्जी करते रहें, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर में तो फिर जो वोट की मोहर है वो तो फिर आखिर में आनी आवाम के ही हाथ में है। तो इनकी प्लानिंग्स, इनकी सारी चीज़ें अपनी जगह, अल्टीमेटली फैसला तो अवाम ने करना है और वो वोट की ताकत से करना है। हाँ ये बात दुरुस्त है कि छोटी टर्नआउट के साथ बड़ा मुश्किल है इलेक्शन को अगर ये रिग करना चाहेंगे तो बड़ा आसानी से कर लेंगे, लेकिन बड़े टर्नआउट में ऐसा बहुत मुश्किल है, इसी बात का इन्हें खदशा है। लेकिन मैं अभी तक इस बात के ऊपर फर्म बिलीफ रखती हूँ कि इस दफ़ा टर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो इसमें की रोल है इस दफ़ा वो यूथ का है। जो नया वोटर है उसने इसमें इस दफ़ा जो है वो किरदार अदा करना है, और वो पोटेंशियल वोटर है वो निकलेगा। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि ऐसी बातें करके मायूसियाँ फैलाकर वोटर नहीं निकलेगा, तो मुझे अभी तक भी इस बात में कोई हकीकत नज़र नहीं आती। मेरा असेसमेंट, मेरा अंदाज़ा, मेरा ख्याल ये है कि वोटर फिर भी निकलेगा, चाहे आप जितनी मर्जी मायूसी फैलाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।